हेलो वर्ल्ड कोड स्क्रिप्ट अकेडमी के साथ मैं हूं सैयद हुसैन जमाल। आज की इस वीडियो में हम छोटा सा रिवीजन करेंगे HTML का और इसके साथ साथ तमाम HTML के जो बेसिक टैग्स हैं वो कवर कर लेंगे, यानी कि 50% HTML आज की इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चलूँ HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट के बारे में कि HTML जो है स्ट्रक्चर और लेआउट के लिए इस्तेमाल की जाती है, जबकि CSS स्टाइलिंग के लिए और जावास्क्रिप्ट लॉजिक के लिए और फंक्शनैलिटी के लिए। इसको मैं इस तरह से समझाता हूँ कि एक घर होता है, उसका एक स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर बन जाता है, उसके बाद फिर उसके ऊपर कलर होता है, इसके बाद फिर उसके अंदर फैंस, लाइट्स, डिफरेंट चीज़ें लगाई जाती हैं। उसके बाद फिर बटन हम जब प्रेस करते हैं तो लाइट ऑन हो जाती है, ऑफ हो जाती है, फ़ैन ऑन हो जाता है, ऑफ हो जाता है। इसी तरीके से दोस्तों HTML जो एक स्केलेटन होता है, स्ट्रक्चर होता है, लेआउट, उसको खूबसूरत बनाने के लिए, ठीक है ना, तो अच्छा बनाने के लिए कि वो अच्छा लगे, तो उसके लिए हम CSS का इस्तेमाल करते हैं, स्टाइलिंग करते हैं उसके ऊपर। उसके बाद फिर जावास्क्रिप्ट से हम फंक्शनैलिटी, लॉजिक बनाते हैं कि यार ये वाला बटन से ये वाला काम हो जाए। ठीक है जी। अब बात करते हैं HTML की। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ कि HTMल जो है स्ट्रक्चर ऑफ अ वेबसाइट बनाने के लिए और इसके कंटेंट को बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो HTML इज अ कोड दैट इज यूज्ड टू स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज एंड इट्स कंटेंट एंड द कंपोनेंट यूज्ड टू डिजाइन द स्ट्रक्चर ऑफ वेबसाइट आर कॉल्ड HTML टैग्स। HTML टैग्स के ज़रिए जो है ये काम किया जाता है, इसके ऊपर काम किया जाता है। तो मैं आपको एक छोटा सा बेसिक HTML का कोड दिखाता हूँ। ये हमारे पास HTML का बेसिक सा कोड है। अब इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है ये वाली लाइन, ठीक है, डॉक टाइप HTML। इसका मायने ये है, ये जो है ब्राउज़र को, यानी कि गूगल क्रोम को बताता है, जिसके ऊपर हमारी वेबसाइट रेंडर होती है, उसको बताता है कि हम वी आर यूजिंग HTML5। ठीक है। अब जहाँ तक बात है इसकी HTML की, ठीक है, ये जो है ना ये रूट एलिमेंट कहलाता है। ठीक है, स्टार्टिंग एलिमेंट है, उसके बाद फिर जो है ये क्लोजिंग टैग है। तो ये जो है ना ये आप HTML का रूट एलिमेंट कहलाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद फिर हेड में आ जाए। अब हेड के अंदर ये जो मेटा इन्फॉर्मेशन है तमाम, कि आपकी डिवाइस मोबाइल पे कैसी लगेगी, आपकी वेबसाइट जो है लैपटॉप पे कैसी दिखेगी, तो ये सारी चीज़ें जो है मेटा, यानी कि डेटा अबाउट डेटा, ये इसके अंदर हेड के अंदर हम लोग जो है एक कंटेनर है जिसके अंदर हम तमाम इन्फॉर्मेशन लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ साथ अब आ जाते हैं हम टाइटल के ऊपर, जो कि लिखा हुआ है जिसमें कोड स्क्रिप्ट अकेडमी। ये बता रहा है कि HTML का जो कंटेंट होगा वो टेक्स्ट के अंदर इस तरह से लिख सकेंगे हम। ठीक है, पिछली वीडियोस में भी मैंने आपको बताया है बेसिक। इसके बाद फिर अगर हम देखें तो ये बॉडी का कंटेंट है। बॉडी कंटेन्स ऑल द डेटा रेंडर्ड बाय ब्राउज़र। ठीक है ना, जितना भी डेटा होगा वह सारा बॉडी में लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से ये HTML का एक टैग ओपन होगा तो एक टैग क्लोज होगा। ठीक है, इसी तरीके से HTML का एक टैग ओपन होगा तो एक टैग क्लोज होगा। ठीक है, तो ये HTML कॉन्सेप्ट है बेसिक। अब क्या करेंगे, हम VS कोड का इस्तेमाल करने लगे, क्योंकि नोटपैड पे हम पहले काम करते थे, बट अब हमने अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा और VS कोड पे काम करना होगा। VS कोड पे काम करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि आप सबसे पहले यहाँ पे फोल्डर बनाओ, ठीक है, और यहाँ पे लिख दो HTML ट्यूटोरियल। ठीक है, HTML ट्यूटोरियल का यह फोल्डर बना दिया। ठीक है, अब HTML ट्यूटोरियल का फोल्डर बनाने के लिए यहाँ पे लिख दो ओपन विथ कोड VS कोड। यानी अब ओपन विथ VS कोड पे जब आएगा तो अब ये डायरेक्टली क्या होगा कि हमारा फोल्डर खुल जाएगा। सबसे पहले ये हमारा HTML ट्यूटोरियल का फोल्डर खुल गया है, ओपन हो चुका। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, न्यू फाइल। अब जब भी हम वेबसाइट बनाते हैं तो हमारे पास क्या होता है, index.html की वेबसाइट होगी। यानी कि आप देखते होंगे कोई भी वेबसाइट का अगर थीम डाउनलोड करो, टेम्पलेट डाउनलोड करो, तो इंडेक्स के नाम से आ रहा होता है, इंडेक्स। तो हम भी यहाँ पे index.html के नाम से जो होम पेज होगा वो हमेशा index.html के नाम से बनाया जाता है। अब आप लोग देख रहे होंगे कि जैसे मैंने index.html लिखा है यहाँ पे, तो क्या हुआ, यहाँ पे एक आइकन बना हुआ आ गया। कौन सा, थंबनेल, ये HTML5 का। ये कैसे हुआ, ये ऐसे हुआ दोस्तों क्योंकि हमने यहाँ पे एक्सटेंशंस डाउनलोड के रखे हुए हैं बहुत सारे। ठीक है ना, एक्सटेंशंस डाउनलोड कर हुए, यहाँ से बहुत सारे एक्सटेंशन। इसी तरीके से ये जो आपको आइकन नज़र आ रहा है CSS, जब हम CSS पे काम करेंगे तो CSS का लोगो आ रहा होगा, अभी HTML का आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना एक्सटेंशंस से आप लोग भी कर सकते हो। एक्सप्लोरर पे दोबारा आ जाते हैं। फिर हमने आपको एक चीज़ दिखाई थी कि ये जो पूरा कोड हम नोटपैड पे लिख रहे थे पूरा, ये हमने क्या करना होगा, ये पूरा हमने यहाँ पे नहीं लिखना होगा। यहाँ पे सिर्फ हमने एक्सप्लेनेशन मार्क
लिखना होगा इमिट एब्रीविएशन ओपन हो जाएगी। अब जैसे हम इंटर करेंगे तो क्या होगा, एक बॉयलर प्लेट कोड यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा, जो ये इतना पूरा का सारा कोड है खुद ब खुद ऑटोमेटिकली लिखा हुआ जाएगा। ये तमाम फैसिलिटीज़, ये तमाम फीचर्स दूसरे सिंपल नोटपैड पे या नोटपैड प्लस प्लस पे अवेलेबल नहीं होते, मगर इसके अंदर इसको इस्तेमाल करने का ये फ़ायदा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब अगर मुझे इसको सेव करना है, अगर मैं इसको सेव करता हूँ, Ctrl+S सेव कर दी मैंने, ठीक है। अब इस वेबसाइट को मैं रन करके देखता हूँ, ओपन विथ लाइव सर्वर। यहाँ हमारा डेस्कटॉप पे फोल्डर है, ठीक है। इस फोल्डर को हम ओपन कर लेते हैं। ये हमारे पास index.html की फ़ाइल जो हमने वहाँ पे क्रिएट करी थी वो यहाँ पे शो हो रही है। इसको हम डबल क्लिक कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये डॉक्यूमेंट लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है दोस्तों। अगर हमने टाइटल को चेंज करना होगा तो क्या करेंगे, यहाँ से हाउ टू चेंज द टाइटल, यहाँ पे हम लिख देते हैं YOPF हमने लिख दिया है इसको, ठीक है। अब हम यहाँ पे जब रिफ्रेश करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे रिफ्रेश जैसे हमने किया YOPF लिखा हुआ आ गया, ठीक है दोस्तों। टाइटल लिखा हुआ आ गया, तो हमें ये पता चल गया कि इससे हम टाइटल यहाँ पे जो भी कुछ लिखेंगे वो क्या होगा, हमारे यहाँ पे टाइटल पे प्रिंट होकर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब हम यहाँ पे लिखना सीखेंगे हेडिंग, ठीक है, और पैराग्राफ्स। तो सबसे पहले हेडिंग 1 लिख लेते हैं हम लोग, और हेडिंग 1 में हम लोग लिखते हैं यूथ ऑफ पाकिस्तान फाउंडेशन, ठीक है। अब जैसे हम इसको रिफ्रेश करेंगे दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा हुआ आएगा हमारे पास, तो ये जैसे ही हमने रिफ्रेश किया तो यूथ ऑफ पाकिस्तान फाउंडेशन यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है हमारे पास हेडिंग में, ठीक है। अब हेडिंग्स की जब हम बात कर रहे हैं तो हेडिंग्स जो होती है हमारे पास, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग होती है हमारे पास वो H1 होती है, ठीक है। जो बताती है कि जो आपके सबसे इम्पोर्टेंट, जब आप सर्च कर रहे होते हो तो आपको गूगल पे आप कोई भी चीज़ लिख रहे होते हो, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग अगर अपनी वेबसाइट पे आप डालोगे तो वो H1 लिखोगे, और जो लीस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग होगी उसमें H6 लिखोगे। तो इसी तरीके से हमारे पास H2 के अंदर अगर हम लिखते हैं H2 और यहाँ लिख देते हैं हेडिंग 2, तो यहाँ पे क्या होगा, ब्राउज़र पे हेडिंग 2 लिखा हुआ आएगा उससे छोटे साइज़ के। इसी तरीके से हेडिंग 3 आप अगर हम लिखेंगे तो इसका साइज़ और ज़्यादा छोटा हो जाएगा। उसके बाद हेडिंग 4 यानी H4 और ज़्यादा छोटा हो जाएगा साइज़। फिर इसके बाद हेडिंग 5 और ज़्यादा छोटा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ साथ हम यहाँ पे लिखेंगे फिर हेडिंग 6, ठीक है दोस्तों। तो साइज़ और छोटा हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो हम हेडिंग के साइज़ दे रहे हैं ये बेसिकली हमने हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4 हमने इसलिए नहीं लिखना कि हमने साइज़ को एडजस्ट करना है, नहीं। साइज़ के लिए आप फॉन्ट साइज़ का इस्तेमाल कर सकते हो, CSS का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ये जो आपने काम करना है, हेडिंग जो देनी है ये आपने इम्पोर्टेंस के लिए देनी है। यानी कि जो सबसे लीस्ट इम्पॉर्टेंट, जो सबसे कम अहमियत रखती है हेडिंग, वो आप सबसे हेडिंग 6 पे लिखोगे, ताकि जब आप सर्च करो कोई भी चीज़ तो आपको फ़ौरन से जो चीज़ मेन टॉपिक्स हैं आपके, मिसाल के तौर पे यूथ ऑफ पाकिस्तान फाउंडेशन कौन कौन से काम कर रही है, प्रोजेक्ट्स क्या हैं, तो वो मेन जो है ना वो उनके टॉप, वो हेडिंग 2 में, हेडिंग 3 में इस तरह से आने चाहिए। जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है वो सबसे लास्ट में आने चाहिए। तो हेडिंग 1 जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का नाम, उसके बाद उसके प्रोजेक्ट्स होगा हेडिंग 2 में, ठीक है। इसी तरीके से जो लीस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है वो कौन सी होनी चाहिए,
इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं हो। अगर आप साइज़ के हिसाब से देना चाह रहे हो तो साइज़ के लिए फ़ॉन्ट साइज़ का आप इस्तेमाल कर सकते हो, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। इसको कभी भी आप साइज़ के लिए इस्तेमाल नहीं करना। तो बहरहाल हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5 ये सारी चीज़ें जो है ना ये लिखी भी ना आए, ठीक है। ये लिखी भी इस तरह से नहीं आए, सिर्फ और सिर्फ यूथ ऑफ पाकिस्तान फाउंडेशन लिखा हुआ है। तो मैं इसको क्या करूँगा, कमेंट कर दूँगा। कैसे करूँगा कमेंट, इस तरह से इतना हिस्सा मैंने कमेंट कर दिया। ये इसमें तो लिखा हुआ है ब्राउज इसके अंदर हमारे VS कोड पे, पर जब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो ये यहाँ से हट जाएगा, यूथ ऑफ पाकिस्तान फाउंडेशन। तो कमेंट्स क्या होती हैं, कमेंट्स बेसिकली जो हैं हमारे पास कोई ऐसी चीज़, ऐसा काम जो हमें, मिसाल के तौर पे हमने एक वेबसाइट बना ली, ठीक है। आज मैंने वेबसाइट बनाई, मैं इस मुल्क से दूसरा मुल्क चला गया, अब उस वेबसाइट की मेंटेनेंस करनी है। अब जो दूसरा बंदा आएगा वो कोड को ओपन करेगा, उसको समझ में नहीं आएगा। तो ये कमेंट्स हम लोग बेसिकली अपने लिए, या मैं ख़ुद भी 2 साल बाद आता हूँ उसको दोबारा से अपग्रेड करना चाहता हूँ, तो मेरे ख़ुद के लिए भी जो है कोड को समझना मुश्किल हो जाएगा। तो अपने लिए और दूसरों के लिए समझाने के लिए एक हम कमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, ताकि सबको पता लगे कि किस चीज़ से क्या, किस कोड से जो है क्या एक्शन परफॉर्म हो रहा है। तो इससे आसानी हो जाती है, ठीक है दोस्तों। तो इस वजह से हम लोग कमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और कमेंट्स का मैं और एक और तरीक़ेकार बताता हूँ VS कोड के अंदर। अगर आप इसको, इस लाइन को सिलेक्ट कर लोगे, इस तरह से आपने सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल दबा के स्लैश का साइन आप दबाओगे तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, कमेंट हो जाएगी। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको इसमें और बताता हूँ कि जब आप इसको सिलेक्ट कर लोगे, इस तरह से आपने मिसाल के तौर पे इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, सिलेक्ट कर लिया और कंट्रोल दबा के आप स्लैश का साइन दबाते हो, तो क्या होगा, ये पूरी चीज़ इस तरह से शॉर्टकट के ज़रिए भी कमेंट आउट हो जाएगी। फिर ये चीज़ भी डिस्प्ले में नहीं आएगी। मिसाल के तौर पे अब आप रेंडर करके देखो, रिफ़्रेश करो तो देखो नहीं आ रही, क्योंकि वो भी कमेंट आउट हो गई। तो कमेंट नहीं करना हमने इस लाइन को, इसको हम वापस कर लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं। इस लाइन को हमने डिस्प्ले कराना है, ठीक है। हम चाहते हैं डिस्प्ले हो क्या है हमारी वेबसाइट पे, ये डिस्प्ले हो क्या है, ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से हमारे पास एक टैग होता है, उसका नाम होता है HR टैग। HR टैग जो होता है वो इस्तेमाल किया जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए। हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए जो है HR टैग का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि आप जो है स्प्लिट कर सको, ठीक है। रूलर होता है बेसिकली, आप कंटेंट को सेपरेट करने के लिए जो है HR टैग का इस्तेमाल करते हो। HR टैग को देख लेते हैं। क्या चीज़ है HR टैग। तो ये एक लाइन आ गई, ये एक कंटेंट है, इसके बीच में एक लाइन आ गई। अब नेक्स्ट हम यहाँ से कंटेंट लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे अब यहाँ से क्या कंटेंट लिख सकते हैं, हम यहाँ पे एक हेडिंग डाल देते हैं, हेडिंग 2 अबाउट यूथ ऑफ पाकिस्तान फाउंडेशन, या अबाउट अस, ठीक है। और इसको सेव करते हैं, ठीक है। ये इसके ऊपर आ गया। लाइन के बाद हमने लिखना था HR टैग के नीचे हमने इसको लिखना है, तो हम यहाँ लिखेंगे। तो अब ये देखिएगा यहाँ पे आ रहा है लिखा हुआ, ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे हम, HR टैग जो है यहाँ पे दोबारा लगा देंगे। तो इससे क्या होगा, इस तरह से जो है हमारे पास आ रहा होगा लिखा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं अपना पैराग्राफ, ठीक है। फाउंडेड ऑन अगस्त 3, 2014 बाय सैयद हुसैन जमाल।
ठीक है, तो ये कंटेंट हमने लिख दिया। तो हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पे एक मेन हेडिंग आ गई, मोस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग, उसके बाद फिर उसके बाद अबाउट अस आ गया, फिर उसके बाद ये पैराग्राफ आ गया। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं HTML एट्रीब्यूट के बारे में। HTML एट्रीब्यूट क्या होता है? HTML एट्रीब्यूट यूज टू ऐड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द टैग। यानी कि ये जो HTML है ये एक हमारे पास टैग है। अब इसके अंदर जो लैंग्वेज है ना, ये लैंग, ये एक एट्रीब्यूट है जिसकी एक वैल्यू है EN, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज। हम यहाँ पे दूसरी लैंग्वेज भी लिख सकते थे, मगर हम लोग यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं तो हमने EN लिखा हुआ है। तो ये एट्रीब्यूट है लैंग का, जो हमें बताता है कि ये हम किस वक्त कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, आप इसको चाहो तो डबल कोट्स पे भी लिख सकते हो और सिंगल कोट्स पे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो HTML एट्रीब्यूट यूज टू ऐड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द टैग। ठीक है दोस्तों, इसके बाद पैराग्राफ का आपको पता चल गया, पैराग्राफ टैग भी हमने लिख के दिखा दिया आपको। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा जो डॉक्यूमेंट थोड़ा सा अजीब सा नज़र आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देंगे, तो ये फॉर्मेट होके आ जाएगा। ठीक है, जो इतनी लंबी सी लाइन लिखी हुई आ रही थी वो अब इस तरह से होके आ रही है, लेकिन हमारे यहाँ पे ब्राउज़र के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जस्ट हमारा कोड जो है वहाँ पे से ऑर्गेनाइज होके आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम एक चीज़ सीखते हैं, एंकर टैग। एंकर टैग क्या होता है? एंकर टैग यूज टू ऐड लिंक्स टू योर वेब पेज। यानी कि अगर आप अपने HTML के पेज के ऊपर लिंक्स ऐड कराना चाहते हो, मिसाल के तौर पे अगर मैं फेसबुक के लिंक ऐड कराना चाहता हूँ और उस पर क्लिक करूँ, फेसबुक का पेज खुल जाए, यानी कि अपनी वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे स्विच करना चाहता हूँ, या फिर अपनी ही वेबसाइट के अंदर दूसरे पेज के अंदर स्विच करना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पे यहाँ हमारे पास अल खिदमत फाउंडेशन की एक वेबसाइट है। ठीक है, अल खिदमत फाउंडेशन की हमारे पास एक ये वेबसाइट है, ये ओपन हो गए। अब इसके अंदर डिफरेंट पेजेस है ना। अब अगर मैं अबाउट के ऊपर जाऊंगा, क्लिक करूंगा तो अबाउट का पेज ओपन हो जाना चाहिए, अबाउट का पेज ओपन हो गया। और प्रोग्राम्स पे जाऊंगा तो और प्रोग्राम्स का पेज ओपन हो जाना चाहिए। ऐसे ही है ना। इसी तरीके से मैं चाहता हूँ फेसबुक, जब मैं क्लिक करूँ लिंक के ऊपर, हाइपर लिंक के ऊपर, तो क्या हो जाए, मेरा फेसबुक पेज जो है ना, ये फेसबुक की वेबसाइट ये ओपन हो जाए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हमें एंकर टैग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एंकर टैग क्या होता है, AHREF इक्वल टू, उसके बाद आप लिंक दे दो और यहाँ पे लिख दो आप फेसबुक। ठीक है, तो ये जो HREF एट्रीब्यूट है, इसके बाद फिर एंकर टैग के अंदर है और ये इसकी वैल्यू है, और वैल्यू के अंदर हमने क्या दे दिया, वेबसाइट का एड्रेस। अब हम इसको सेव कराते हैं और उसके बाद इसको रिफ़्रेश करते हैं, इसको क्लोज़ कर देते हैं और उसके बाद इसको रिफ़्रेश करते हैं। जैसे ही रिफ़्रेश करेंगे और फेसबुक पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास फेसबुक का पेज खुल जाएगा। बैक साइड पे जाएं तो इस तरह से हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि अपना अब वेबसाइट का एक नया पेज बनाना है, यानी कि ये मेरा वेबसाइट का कौन सा पेज है, ये इंडेक्स का पेज है ना। मैं चाहता हूँ इस वेबसाइट के अंदर नेविगेशन बार बनाना। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे एक लिस्ट बनानी पड़ेगी। लिस्ट बनानी पड़ेगी LI। ठीक है, और उसके अंदर मैंने लिख दिया होम। अबाउट, उसके बाद मैंने लिख दिया कॉन्टैक्ट। इसको सेव करते हैं, रिफ्रेश करके देखते हैं क्या होता है। ये हमारे पास लिस्ट ओपन होकर आ गई, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट। ठीक है दोस्तों, अब मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर एंकर टैग लगाना। कैसे लगाऊंगा,
AHREF अबाउट कर लेते हैं और इसको इंडेक्स कर लेते हैं। यहाँ पे एक नया पेज खोल लेते हैं, नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं HTML की, उसका नाम लिखते हैं about.html। about.html के नाम से हमने फाइल ओपन कर ली। इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, एक बॉयलरप्लेट कोड ऐड कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे about YOPF, इसको सेव कराए थे। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद फिर हम रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये लिंक बन गई है। इसको यहाँ से क्लोज कराते हैं। अब यहाँ पे ये जो पाथ है ना, इसके अंदर हम क्या करेंगे, about.html पाथ दे देंगे। अब जैसे हमने अबाउट पे क्लिक किया तो अबाउट के पेज पे हम लोग आ गए। तो ये रिलेटिव लिंक्स होती हैं। ठीक है दोस्तों, रिलेटिव लिंक यानी कि अपनी ही वेबसाइट के दूसरे पेज पे आने को कहते हैं। जिस तरह से अलखिदमत के पेज पे मैंने क्लिक किया था अबाउट पे, तो अबाउट पे चले गए थे। तो अबाउट का पेज इस वक्त हमारा बना हुआ नहीं है। जब बना हुआ होगा पूरा तो फिर वो तमाम चीज़ें भी लिखी आ रही होंगी। मिसाल के तौर पे अबाउट के पेज के ऊपर अगर हम यहाँ पे काम करें थोड़ा सा, अबाउट के पेज के ऊपर, और यहाँ पे हम लिख दें, यहाँ पे लिख देते हैं ओवर प्रोजेक्ट्स। ठीक है, प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं भाई हमारे पास, इवेंट्स हैं, स्पोर्ट्स हैं, मेडिकल कैंप्स हैं। ठीक है, अब इसको सेव करा देते हैं और उसके बाद फिर वेबसाइट पे जाते हैं, रिफ़्रेश करते हैं इसको। फिर देखें ये तमाम चीज़ें लिखी हुई आ रही है लिखी हुई। ठीक है, तो अबाउट पे जैसे ही आप जाएंगे तो ये अबाउट का पेज खुल जाएगा। इसी तरीके से हम एक और पेज यहाँ पे बना लेते हैं कॉन्टैक्ट का, contact.html, कॉन्टैक्ट का पेज बन गया। इसमें भी हम इसी तरीके से करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे कॉन्टैक्ट अस। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिख देंगे नंबर, मिसाल के तौर पे 92। ठीक है दोस्तों, तो अब जैसे ही इसको क्लोज कर देते हैं। अब कॉन्टैक्ट के जो ये पेज है इसके अंदर क्या करेंगे, हम इसको उड़ाएंगे इतने कंटेंट और क्या कर देंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और अबाउट की जगह यहाँ पे क्या लिख देंगे, कॉन्टैक्ट, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, contact.html। अब इसको सेव करा लेंगे। उसके बाद हम क्लिक करेंगे, रिफ़्रेश करेंगे तो कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे तो कॉन्टैक्ट का पेज खुल जाएगा। अबाउट पे क्लिक करेंगे तो अबाउट का पेज खुल जाएगा। और इंडेक्स का है ना, इसको हम होम लिख देते हैं। ठीक है, इंडेक्स को हम होम कर देते हैं, होम पेज जिसको हम इंडेक्स पेज कहते हैं। तो इसका क्या होगा, इसको लाने के लिए इसी कंटेंट को हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। यहाँ से होम को मूव करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब हमारे पास तीनों पेज रनिंग में आ गए। अबाउट से अबाउट पे जा रहा है और फिर कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट पे जा रहा है और फिर होम पेज हमारा ये होम पेज। होम पे भी ये क्यों खुल रहा है, क्योंकि हमने कोड में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है। इस कोड को दुरुस्त कर लेते हैं। होम के ऊपर हमारे पास इंडेक्स का पेज आना चाहिए, index.html। ठीक है दोस्तों, अच्छा ये जो तीन चीज़ें ये हमारे पास क्या होनी चाहिए, ये वाली लाइन ऊपर आनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, फॉर्मेट कर देते हैं इसको, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट हो गया, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। अब ये जो चीज़ है ना, इतना हिस्सा इसको हम कॉपी करते हैं और कॉपी करने से पहले इसको नेव बार के अंदर डाल देते हैं, क्योंकि नेविगेशन है ना, नेव के नाम से ओपन हुई,
नेव के नाम से क्लोज हुई, इसको सेक्शन में डाल देता हूँ। नेविगेशन के अंदर जब भी हम मेन्यू बनाते हैं, नेविगेशन बनाते हैं, तो नेव बार के अंदर हम इसको डालते हैं, ठीक है। नेव बार हम पढ़ेंगे आगे जाके CSS में भी, खूबसूरत नेव बार बनाएंगे बिल्कुल अच्छी से ना। तो फिलहाल के लिए इसको HTML के कोड के अंदर यहाँ पे हम यहाँ भी नेव बार डाल देते हैं, वही वाला कोड, ताकि हर पेज पे जिस पे हम जाएं हमें वो नज़र आ रहा हो। ये साथ लिखे हुए आ रहे थे, इसको हम क्या करेंगे, हेडिंग में डाल देंगे, हेडिंग 2 और प्रोजेक्ट्स, ठीक है भाई। अब हम किसी भी उस पे जाएंगे पेज के ऊपर ना, क्या हुआ, होम पे जाओ, अबाउट पे जाओ, कॉन्टैक्ट पे जाओ, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या सीखा, एंकर टैग की मदद से दूसरी वेबसाइट पे जाना है, किस तरह से जाना है, इस तरह से जाना है, ये हमने सीख लिया एंकर टैग की मदद से। और अपनी ही वेबसाइट के पेजेस के अंदर अगर जाना है तो कैसे बनाना है, तमाम चीज़ें हमने सीख ली। तो ये सारी चीज़ें जो है एंकर टैग की मदद से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से इसमें नेविगेशन बार भी जो बनाई जाती है वो एंकर टैग की मदद से बनाई जाती है, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद हमारे पास आता है एक इमेज टैग। अब अगर अपने प्रोग्राम के अंदर, अपने वेबसाइट के अंदर हम इमेज लगाना चाहते हैं, कि हम चाहते हैं कि हमारे पेज पर कोई भी पिक्चर जो है वो डिस्प्ले हो जाए, तो इस तरह से कर सकते हैं। हमारे पास एक इमेज टैग होता है, ठीक है, इमेज SRC यानी सोर्स कोड, और यहाँ पे उसका पाथ हम दे देंगे, ठीक है। और फिर ये हमारा टैग क्लोज हो जाएगा। तो देख लेते हैं इस वक्त हमारे पास कौन सी इमेज है। तो ये हमारे पास इमेज HTML की है, माई वेब इमेज, ठीक है। इसको देख लेते हैं कि इसकी जो है फॉर्मेट क्या है, फाइल टाइप क्या है, इसकी देख लेते हैं। इसकी फाइल टाइप .png है, इसका एक्सटेंशन जो है .png। तो इसको सबसे पहले कॉपी करके अपने फोल्डर में ले आते हैं, फोल्डर के अंदर ले आए। जैसे ही फोल्डर में लेकर आएंगे आप देखिएगा कि यहाँ पे माई इमेज डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगी। अब इसका जो हम लिखेंगे माई वेब, तो ये हमें बताएगा हम क्या लिखना चाह रहे हैं। तो ये हमने लिख दिया, ठीक है। अब इसको हम रिफ़्रेश करते हैं कोड को, तो ये हमारे पास इमेज आ गई, ठीक है। अब ये बहुत ज़्यादा बड़ी इमेज आ गई और हम चाहते हैं कि ये इमेज जो है तो इसका साइज़ जो है ना एडजस्ट करना, इसका रीसाइज़ करना चाहते हैं बेसिकली इसको। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास हम हाइट भी बढ़ा सकते हैं, हम विड्थ भी बढ़ा सकते हैं। हाइट का हमारे पास यहाँ पे टैग आता है, हाइट हमने मिसाल के तौर पे उसको दे दी 100। अब इसको सेव कराया, इसके बाद तो ये हमारे पास छोटा हो गया इसका साइज। अच्छा, एक टाइम पे हमने एक काम करना होगा, हम हाइट भी बढ़ा सकते हैं, हम विड्थ भी बढ़ा सकते हैं। मिसाल के तौर पे इसको भी 100 देना चाहूँ तो दे सकता हूँ। क्या होगा, हाइट और विड्थ दोनों 100 हो गए, तो ऐसा हो गया। तो पिक्चर बहुत श्रिंक हो गए, पिक्सल्स फटने लग गए। तो एट अ टाइम मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप या तो हाइट बढ़ा दें या तो आप विड्थ बढ़ा दें, क्योंकि हाइट बढ़ाएंगे तो विड्थ ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट हो जाती है उसके हिसाब से, ठीक है ना दोस्तों। तो ये हमने अभी हमारे पास पिक्चर जो है ठीक लग रही है यहाँ पे। इसके साथ साथ अगर मेरी वेबसाइट में कुछ एरर हो, या मिसाल के तौर पर मैंने गलत कोड लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, अब मैं इसको डिस्प्ले कराना चाहता हूँ, तो ये डिस्प्ले नहीं हो रही किसी वजह से। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं गलत कोड लिख देता हूँ, यहाँ पे मैंने गलत कोड लिख दिया, ठीक है, और ये डिस्प्ले नहीं हो रही मिसाल के तौर पे। अब ये ऐसा आइकन आ रहा है, डिस्प्ले नहीं हो रही, पता नहीं चल रहा कि ये क्या है। तो इससे बचने के लिए कि मिसाल के तौर पे अगर आपका जो ना नेटवर्क बिजी है, सिग्नल वीक है, नहीं डिस्प्ले हो रही किसी भी एरर की वजह से जो है स्क्रीन पे पिक्चर, तो आप हमारे पास क्या होता है कि ऑल्ट एट्रीब्यूट होता है, जो क्या होता है इसके बारे में बताता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे पिक्चर ऑफ HTML लोगो। तो बेशक हमारी वेबसाइट पे पिक्चर डिस्प्ले ना भी हो, क्या होगा, इसका नाम लिखा हुआ आ रहा होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे अपने कोड को अगर दुरुस्त कर लें, मिसाल के तौर पे ऐसे कर लें, तो क्या होगा, रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास पिक्चर आएगी, आ रही है पिक्चर। तो ये ऑल्ट जो है इस वजह से हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है दोस्तों। मुझे पूरा यकीन है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा इमेज टैग को हम क्या करते हैं अपने
वेबसाइट पे अगर हमें इमेजेस ऐड करानी होती है, और रिसाइज किस तरह से कर सकते हैं हम लोग, हाइट और विड्थ का इस्तेमाल करके। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और फॉर्मेटिंग करते हैं। अब मिसाल के तौर पे मुझे फॉर्मेटिंग करनी है, मैं चाहता हूँ बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन करना। मिसाल के तौर पे ये जो YOPF टैग है, मैं चाहता हूँ ये किस तरह से लिखा हुआ है इस वक्त, ऐसे लिखा, मैं चाहता हूँ ये बोल्ड होकर आए। तो मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पे B के नाम से हमारे पास बोल्ड का टैग होता है, इस YOPF को यहाँ से उठाऊँगा, इसके अंदर बंद कर दूँगा, और फिर जब मैं रिफ़्रेश करूँगा तो क्या होगा, ये देखिए YOPF बोल्ड होकर नज़र आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ इज़ अ नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइज, ये जो मेरा नाम है ना सैयद हुसैन जमाल, ये इटैलिक में आए। कैसे आएगा इटैलिक के अंदर? इटैलिक के अंदर लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इटैलिक का हमारे पास टैग होता है, इस टैग के अंदर इस नाम को मैं बंद कर दूँगा, और फिर इसको फॉर्मेट, राइट क्लिक करके यहाँ से फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करूँगा तो क्या होगा, प्रॉपर हो जाएगा ये। फिर इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये देखिए मेरा नाम इटैलिक में आ रहा है। इसी तरीके से मैं चाहता हूँ ये अगस्त 3 2014 है ना, ये अंडरलाइन होकर आए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगस्त 3 2014 के अंदर मैं क्या करूँगा, यू, और उसके बाद फिर अगस्त 3 2014 को अंडरलाइन के अंदर बंद कर दूँगा, ऐसे कर लूँगा। तो इससे क्या हो जाएगा, तो ये हमने सीख लिया बोल्ड कैसे करना है, इटैलिक कैसे करना है, अंडरलाइन कैसे करना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारे पास कुछ टैग्स होते हैं, बिग टैग और स्मॉल टैग, यानी कोई बहुत इंपॉर्टेंट टैग है हमारे पास, ठीक है ना, बड़ा टैग है, तो उसको हम बिग टैग के अंदर करते हैं। दिस इज द बिगेस्ट टैग ये, दिस इज द बिगेस्ट टैग आ रहा है लिखा हुआ। इसी तरीके से हमारे पास एक होता है स्मॉल टैग, दिस इज अ स्मॉलेस्ट टैग, या दिस इज द बिगेस्ट कंटेंट, ये स्मॉल में आ रहा है और ये बड़े साइज में आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो स्मॉल और बिग टैग से आप ये कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक टैग होता है सुपर स्क्रिप्ट टैग। सुपर स्क्रिप्ट टैग का मतलब ये होता है कि मैं मान लीजिए कि हम मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, मैं चाहता हूँ 2 का स्क्वायर क्या हो जाए, 4 हो जाए, तो कैसे करूँगा, तो यहाँ पे क्या करूँगा, सुपर स्क्रिप्ट 2 लिख दूँगा, तो यहाँ 2 लिख दूँगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4। तो ये देखें 2 2 4 आ गया। इसी तरीके से अब मैं इसको चाहता हूँ कि न्यू लाइन में लिखा हुआ है, ये सब मर्ज होके आ रहा है, तो हमारे पास एक टैग होता है BR का टैग, जिससे हम लोग न्यू लाइन कर सकते हैं। अब ये मैं यहाँ लगा दूँगा, यहाँ लगा दूँगा, यहाँ लगा दूँगा, और फिर यहाँ लगा दूँगा BR टैग। तो ये देखें अभी इस तरह से कंटेंट आ रहा है लिखा हुआ ना, सारा न्यू लाइन में आ जाए। ठीक है, तो अभी हमने क्या लिखना सीखा था, सुपर स्क्रिप्ट। अब हम सब स्क्रिप्ट इस्तेमाल करते हैं। अब हमारे पास मिसाल के तौर पे हमारे पास ऑक्सीजन का फार्मूला क्या होता है, O2 होता है ना, ठीक है। तो सब स्क्रिप्ट मुझे लिखना है, 2 यहाँ पे लिख दूंगा, O यहाँ लिख दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पास सब स्क्रिप्ट हो गई और ये सुपर स्क्रिप्ट। तो इस तरह से हम लोग जो है ना अपने डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट कर सकते हैं HTML के अंदर। ठीक है दोस्तों, जब हमें फार्मूलाज का इस्तेमाल करना। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखता हूँ, पैराग्राफ कौन सा, लॉरेम,
तो ये लॉरम के नाम से मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास कंटेंट लिखा हुआ है, ठीक है। ये मेट है, जैसे हम लोग एक्सप्लेनेशन मार्क डालते हैं तो क्या होता है, पूरा ये हमारे पास कोड लिखा हुआ आ जाता है ना। इसी तरीके से लॉरम आप लिखेंगे, ये शॉर्टकट बता रहा हूँ, तो ये पूरा ये आपके पास लिखा हुआ आ जाएगा डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट, ठीक है। अब इसको मैं पैराग्राफ में डाल देता हूँ, पैराग्राफ में डाल दिया, पैराग्राफ यहाँ से ओपन हो रहा है, तो यहाँ पे पैराग्राफ क्लोज हो रहा है। मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो पूरा पैराग्राफ ऐसे आ रहा है, सही है ना। अब अगर मैं इसको मिसाल के तौर पे इसको मैं न्यू लाइन पे लेकर आऊँ, ऐसे लिखता हूँ और मैं चाहता हूँ बिल्कुल एज इट इज़ लिखा हुआ है, तो ये एज इट इज़ लिखा हुआ नहीं आएगा, लेकिन कुछ भी कर लूँ ये वैसे ही लिखा हुआ आएगा। एक हमारे पास टैग होता है प्री टैग, ठीक है, प्री रिजर्व टैग। तो उसमें क्या होता है, जैसा कंटेंट मेरा लिखा हुआ होगा ना, जैसे लिखा होगा वैसी, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है वैसे ही मेरे ब्राउज़र के ऊपर रेंडर होके आया। कैसे, इसके लिए मुझे करना पड़ेगा यहाँ पे प्री ओपन और फिर इस प्री टैग को क्लोज करूँगा यहाँ पे ऐसे, तो ये देखें जैसा मेरा कोड यहाँ लिखा हुआ था टेक्स्ट, वैसे ही मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है। तो प्री टैग से हम ये कर सकते हैं दोस्तों। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह ताला हम लोग पढ़ेंगे टेबल्स के बारे में, फॉर्म्स के बारे में और दूसरी तमाम इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में, लिस्ट के बारे में, अंडर ऑर्डर लिस्ट क्या होती है, ऑर्डर लिस्ट क्या होती है, तमाम चीज़ें इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।